इससे पहले वाले भाग में हम लोगों ने देखा था सल्तनत कालीन प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में, और ये उसका दूसरा भाग है। इसमें देखेंगे मुग़ल कालीन प्रमुख कृति यानी मुग़ल काल में जो ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए उसके बारे में। आइए शुरू करते हैं। बाबरनामा पहला ग्रंथ। इसका लेखक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है, यानी मुग़ल वंश का संस्थापक। बाबर ने स्वयं लिखा इसे। ये किस भाषा में लिखा? तो ये तुर्की भाषा में लिखा। बाबर ने अपने ग्रंथ में अपने नकारात्मक और सकारात्मक यानी अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों का वर्णन किया है। बाबरनामा का अकबर के समय में 1583 ईस्वी में अनुवाद हुआ। किस भाषा में? तुर्की से फ़ारसी भाषा में। किसने किया? तो उनका नाम है खान ए खाना और इनके साथ थे पायंदा खां। अक्सर नाम खाना का मिलता है, पायंदा खां का कम मिलता है। तो बाबरनामा का फ़ारसी अनुवाद जो है अकबर के समय खाना, अगर बाई द वे खाना नहीं दिया ऑप्शन में, पायंदा खां दिया है तो ये आप टिक कर दीजिएगा। खाना अब्दुर्रहीम खाना ये वही है जो बैरम खां के पुत्र थे। रहीम के दोहे हम लोग आज भी पढ़ते हैं। और इसका अंग्रेज़ी अनुवाद बाबरनामा का मैडम बेवरिज ने किया है। मैडम बेवरिज ने इसका मूल तुर्की से फ़ारसी में किया है, याद रखिएगा। मूल तुर्की से अंग्रेज़ी में। मैडम बेवरिज ने इसका मूल तुर्की से अंग्रेज़ी भाषा में पहला अनुवाद किया। बाबरनामा का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। उर्दू में 1924 में हुआ इसका अनुवाद। 1924 में उर्दू भाषा में मिर्ज़ा नासिरुद्दीन हैदर ने इसका अनुवाद किया बाबरनामा का उर्दू भाषा में। तो बाबर ने अपनी सारी अच्छाइयों, बाबर बहुत माजूनी अफ़ीम उसमें मिली हुई होती थी। तो बाबर काफ़ी नशा करता था, 3 4 दिन नशा करता था। तो उसका अच्छा पक्ष और बुरा पक्ष दोनों उसमें लिखा है। तो ये तो एक एग्ज़ाम्पल था ऐसी, यानी एक घटनाओं का विवरण उसने देता है। इसके अलावा भारत के प्राकृतिक दशा, भारत के बारे में उसने काफ़ी विस्तृत लिखा है। खासकर 1504 से 1529 ईस्वी तक भारत के इतिहास के विषय में, यानी राजनैतिक इतिहास, जो उस समय मुग़ल वंश स्थापित हो रहा था सल्तनत काल में। इब्राहिम लोदी जो माना जाता है कि वो आखिरी सुल्तान लोदी वंश का था, उसके बाद बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की। तो ये राजनैतिक उथल पुथल जो हो रहे थे उस समय 1526, उसके बाद उससे पहले आप देखें 1504 से 29 तक का राजनैतिक प्राकृतिक, इस पर बहुत ज़्यादा अच्छा विवरण बाबर ने लिखा है। बाबरनामा इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि बाबर को अच्छी पकड़ थी मुग़लों की। हालांकि भाषा जो राजभाषा थी वो फ़ारसी थी, लेकिन बाबर ने लिखा अपने तुर्की ज़बान में इसको। दूसरा ग्रंथ देखते हैं, तारीख़ रशीदी। ये तारीख़ रशीदी बाबर और हुमायूं के समय की घटनाओं का महत्वपूर्ण विवरण देता है। ये 2 भाग में है। पहला भाग इसका 1515 से 1533 तक का विवरण देता है, जो बाबर और हुमायूं के संबंध में। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। 30 से 33 तक की जो घटनाएं हुमायूं के बारे में है। इसके दूसरे भाग में 1541 तक की घटना
मिलती है। तारीख़ रशीदी का लेखक मिर्ज़ा हैदर दौलत, मिर्ज़ा हैदर दौगले बाबर का चचेरा भाई भी था। आपको याद होना चाहिए बाबर शुरू में अपने को मिर्ज़ा लिखता था, बाद में उसने बादशाह लिखना शुरू कर दिया 1508 से। कहीं कि 1507 मिलता है, लेकिन बाबर ने 1507-8 में बादशाह की उपाधि लेकर मिर्ज़ा की उपाधि त्याग दिए। अब देखिए बाबर का चचेरा भाई मिर्ज़ा हैदर दौलत है, तो अपने नाम के आगे मिर्ज़ा लगा रहा है। बाबर के बाद के बादशाहों ने सब ने बादशाह लगाना शुरू कर दिया भारत में। बाबर 1508 तक मिर्ज़ा की उपाधि त्याग दिया था, तो उसके स्थान पर बादशाह की उपाधि से अपने को संबोधित करता था। तारीख़ रशीदी का लेखक मिर्ज़ा हैदर दौलत बाबर के शाही फौज में कमांडर भी था, बाबर के साथ काफ़ी दिनों ये रहा। इसके अतिरिक्त तो तारीख़ रशीदी में मध्य एशिया में तुर्कों के इतिहास और हुमायूं के शासनकाल के बारे में भी विस्तृत जानकारी मिलती है। तारीख़ रशीदी फारसी भाषा में लिखा गया है। और इसके बाद अगला ग्रंथ देखते हैं, कानून ए हुमायूनी। इसका लेखक है ख्वांद मीर। ख्वांद मीर इसका लेखक है। इसी में इसका लेखक ख्वांद मीर ने हुमायूं का पक्ष लेते हुए हुमायूं को इतना बड़ा दिखाया, उसे सिकंदर आज़म तक कह दिया। सिकंदर ए आज़म। और खुदा का साया, खुदा का साया भी कहा है। तो ऐसी ही उपाधियाँ इसने कानूनी हुमायूनी में, हुमायूं चापलूसी एक तरह से कह लीजिए है इसमें। इसके बाद है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा का लेखक कौन है? गुलबदन बानो बेगम। गुलबदन बानो बेगम। ये हुमायूं नामा का इन्होंने 2 भागों में यह पुस्तक विभाजित है। ये बाबर की पुत्री थी गुलबदन बानो बेगम, और इसके पहले भाग में बाबर का इतिहास है और इसके दूसरे भाग में हुमायूं का इतिहास है। इसके अतिरिक्त यह पुस्तक जो है तत्कालीन समाज यानी उस समय का जो समाज था, सामाजिक स्थिति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक स्थिति पर विस्तृत प्रभाव, विस्तृत प्रकाश डालता है ये पुस्तक। बाबर के बारे में गुलबदन बानो ने अनेक ऐसे विवरण दिए हैं जो कि वो अपनी स्मृति पर दिए हैं, जो कि जो पुत्रियाँ हैं उनके बारे में लिखेंगे। तो अपने पिता को एक मेहनती, परिश्रमी, लगनशील बताया है गुलबदन बानो बेगम ने। तो सामाजिक दशा के लिए खासकर हुमायूं नामा महत्वपूर्ण है। कई भाषाओं में इसका भी अनुवाद हो चुका है। एक है इलियट डाउसन की किताब, इलियट एंड डाउसन। इन्होंने पूरा कलेक्शन किया है जो मध्यकालीन पुस्तकें हैं। आप लोग मिले तो पढ़िएगा, अक्सर आपको रेफरेंस में ये नाम देखने को मिलता होगा। इसके अतिरिक्त जो किताबों का हिंदी अनुवाद किया है, इसका हिंदी भी अनुवाद है इलियट डाउसन का, मसूरा लाल शर्मा ने किया है। वैसे ये इंग्लिश में लिखी गई। तो तमाम मध्यकालीन ग्रंथों का ये एक संकलन है, कई खंडों में है। एक है सैयद अतहर अब्बास रिजवी। ये सैयद अतहर अब्बास रिजवी जो हैं हुमायूं तक का ग्रंथ सल्तनत काल से और लेकर हुमायूं के शासनकाल तक का जितने भी प्राइमरी स्रोत थे उस समय के जो ग्रंथ लिखे उसका हिंदी अनुवाद किया है। तो इसको भी आप रिसर्च के तौर पर देख सकते हैं। ये रेफरेंस बुक है। हालांकि आप लोग अभी मेरे ख्याल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जब रिसर्च में जाएंगे जानकारी रखिए। आगे देखते हैं।
तज़किरातुल वाक़ियात, ये पुस्तक लिखी है जौहर आफ्ताबची। जौहर आफ्ताबची ने तज़किरातुल वाक़ियात लिखा है। ये 1536 से 1537 ईस्वी में इसको लिखा है इसने, जौहर आफ्ताबची ने। हुमायूं के जीवन का जो उतार चढ़ाव है, हुमायूं कैसे आप देखेंगे शेरशाह से हार कर भागा और फिर गया ईरान के शाह से मदद लेकर आया, फिर भारत पर मुग़ल वंश की स्थापना यानी अपनी खोई हुई सत्ता प्राप्त करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। तो उसके जीवन का जो उतार चढ़ाव है हुमायूं के बारे में, जो संघर्ष है, इस पुस्तक में तज़किरातुल वाक़ियात में मिलता है। जौहर आफ्ताबची ने तज़किरातुल वाक़ियात अकबर के आदेश पर लिखा था, याद रखिए गए हैं, अकबर के आदेश पर। और इसमें आगे देखते हैं वाक़ियात ए मुश्ताकी। वाक़ियात ए मुश्ताकी क्या है? ये ग्रंथ है, इसका लेखक रिज़्कुल्लाह मुश्ताकी है। रिज़्कुल्लाह मुश्ताकी तो इसने अपने ग्रंथ में लोदी और सूरवंश, जिसका संस्थापक शेरशाह सूरी था, जानकारी देने वाली यह पहली कृति है, प्रथम ग्रंथ है जो लोदी और सूर के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराती है। ये शेख रिज़्कुल्लाह मुश्ताकी जो हैं, ये बहलोल लोदी के समय से लेकर, ये लोदी लिखा हूँ पर ये बहलोल लोदी कौन है? लोदी वंश का संस्थापक है, से लेकर अकबर के समय तक का इसमें इतिहास लिखा है। और अगला ग्रंथ देखते हैं, तोहफ़ा ए अकबर शाही। यह अकबर को समर्पित एक पुस्तक है, जिसको अब्बास खान शेरवानी ने लिखा। अकबर के निर्देशों पर अकबर ने कहा कि लिखिए इतिहास, तो उन्होंने लिखा। यह ग्रंथ तारीख़ शेर शाही के नाम से भी जानी जाती है, जिसको अब्बास खान शेरवानी ने लिखा था। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका एक कोटेशन मुझे याद आ रहा है अभी। शेरवानी, शेरशाह के समय न्याय व्यवस्था के बारे में अब्बास खान शेरवानी कहता है, एक बुढ़िया सोने से भरा जेवरात अपने सर पर लाद कर कहीं भी आ जा सकती थी। तो न्याय व्यवस्था इतना उत्तम थी शेरशाह सूरी की, जिसकी प्रशंसा अब्बास खान शेरवानी करते हैं। अगला ग्रंथ है तारीख़ शाही। तारीख़ शाही का लेखक अहमद यादगार है। अहमद यादगार नाम भी है, याद रखिए अहमद यादगार को। बहलोल लोदी के शासनकाल से ये प्रारंभ करते हैं लिखना, और बहलोल लोदी यानी लोदी वंश की स्थापना, जो संस्थापक था बहलोल लोदी से ये लिखना शुरू करते हैं। इन्होंने हेमू तक का इतिहास लिखा है, जिनका मूल नाम हेमचंद्र था। हेमू तक का इन्होंने इतिहास लिखा है। इसके बाद है नफ़ाइसुल मासिर। अगला ग्रंथ नफ़ाइसुल मासिर अकबर के समय का यह पहला ग्रंथ है जो अलाउद्दीन, इसके लेखक जो हैं मीर अलाउद्दौला कज़वीनी, नाम लिख दे रहा हूँ, मीर अलाउद्दौला कज़वीनी
इन्होंने यह पहला ग्रंथ है अकबर के समय का प्रथम ग्रंथ जो अकबर के समय में लिखा गया 1565 से 1575 तक। आप गौर करेंगे कि अकबरनामा हो चाहे मुंतखाबुत तवारीख हो तबकात अकबरी हो तब बाद में लिए पहला ग्रंथ है अकबर के समय का। तो इसका लेखक पता चल गया आपको। और एक फैक्ट है कि पहला ग्रंथ है ये अकबर के समय का। अगला देखते हैं तारीख़ ए अकबरी। यह 9 जिल्दों में है और इसको लिखा किसने है तो निज़ामुद्दीन अहमद ने इसको लिखा है। निज़ामुद्दीन अहमद ने इसको लिखा है। 9 भागों में यह पुस्तक विभाजित है। प्रथम 2 भाग में मुग़लों का इतिहास मिलता है, शेष भाग में दक्कन मतलब दक्षिण और मालवा के बाद गुजरात, बंगाल, जौनपुर, कश्मीर, सिंध, मुल्तान की स्थिति का वर्णन इसमें मिलता है। आपको अधिकांश पुस्तकें मिलेंगी जो एक बादशाह पर केंद्रित होती है। प्रांतीय स्तर पर आप देखेंगे एक की पुस्तक और है तारीख़ फ़रिश्ता जिसके लेखक मोहम्मद कासिम हिंदू शाह फ़रिश्ता हैं। उन्होंने भी क्षेत्रीय राजवंशों का उल्लेख किया, क्षेत्रीय शक्तियों का उल्लेख किया है। आप देखेंगे कि निज़ामुद्दीन अहमद मुग़ल काल का महत्वपूर्ण इतिहासकार है जो कि क्षेत्रीय शक्तियों का उल्लेख किया है, दक्कन, मालवा, गुजरात इत्यादि क्षेत्रों का। एक अगला है आप देखिए इंशा। तो अबुल फजल ने इसमें जो अकबर ने विदेशी शासकों को भेजा था पत्र, तो उस पत्रों का संकलन अबुल फजल ने किया है। कौन किया है? अबुल फजल नहीं होता, अबुल फजल होता है। तो याद रखिएगा इस बात को। ये जो विदेशी जो फॉरेनर्स जितने भी फॉरेन गए यहाँ से लेटर्स या पत्र व्यवहार जो अकबर ने किया उसको अबुल फजल ने एक जहाँ से कलेक्शन किया जो इंशा नाम से जाना जाता है। अबुल फजल मुग़ल काल के एक महत्वपूर्ण इतिहासकार, इन्होंने आगे देखेंगे अकबरनामा लिखा। तो यह पत्र आप सोचिए कोई डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है आपको वो उस समय का, तो वो कितना इम्पोर्टेंट होगा, वो कितना महत्वपूर्ण होगा। वो उसका इम्पोर्टेंस इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समय के विदेशी शासकों से उनके संबंध कैसे थे, बायलैटरल थे, मल्टीलैटरल थे। आप जैसा भी आप उसको देखेंगे एक एक आपको उसमें विस्तृत जानकारी मिलती है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी या हमारे देश का सौहार्द और आपस में मेलजोल कैसा था, विदेशी शासकों के साथ व्यवहार कैसा था। तो यह ऐतिहासिक और साहित्यिक दृष्टि से दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इसके बाद आप देखेंगे अगला ग्रंथ मुंतखबुत तवारीख़। इसको लिखा 60 में नाम लिखते हैं बदायूनी, मौलाना अब्दुल कादिर मलूक शाह बदायूनी इनका पूरा नाम था। बदायूनी ने अकबर का इतिहास लिखा। इसमें 1590 ईस्वी में प्रारंभ करके मतलब ये रची गई पुस्तक हिंदुस्तान का ये माना जाता है ये आम इतिहास है। मौलाना बदायूनी ने इसमें खुले तौर पर लिखने का प्रयास किया। यहाँ तक जब और अकबर की आलोचना करने की बारी है तो आलोचना भी किया इन्होंने। 3 भागों में विभक्त है। प्रथम भाग जिसे तबकात अकबरी का संक्षिप्त रूप भी कहा जाता है, यानी प्रथम भाग तब जो है संक्षिप्त रूप किसका कहा जाता है? तबकात अकबरी, जो निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखा। और सुबुक्तगीन से लेकर हुमायूं तक का विवरण इसमें मिलता है। और दूसरे भाग में आप देखेंगे कि अकबर के काल का इसमें वर्णन मिलता है। तीसरे भाग में बदायूनी ने
सूफ़ी संतों सूफ़ियों के बारे में, शायरों के बारे में, विद्वानों के बारे में और तमाम ऐसे जो इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज़ थीं उस समय, सबके बारे में इन्होंने तीसरे भाग में लिखा है। अकबर के बारे में कहा जाता है अकबर की उदार नीति के ये पक्के आलोचक थे। ये कट्टर एक तरह से कह लीजिए कि अकबर की जो धार्मिक दीन इलाही के इन्होंने अकबर को इस्लाम का शत्रु तक कह दिया। अकबर की जितनी भी नीतियाँ थीं बदायूनी उसको खारिज करते हैं। लेकिन जहाँ आप देखें अगला ग्रंथ अकबरनामा, ये 3 भागों में विभक्त है। इसके तीसरे खंड को आईन अकबरी के नाम से जाना जाता है। इसके लेखक कौन है? अबुल फजल नाम लिखा था ऊपर, फिर से देख लीजिए, अबुल फजल। ये पहले भाग में अबुल फजल ने तैमूर से लेकर हुमायूं तक का इतिहास लिखा है और इसके सेकंड पार्ट में आप जाएंगे तो द्वितीय और तृतीय भाग 1602 ईस्वी तक का विवरण मिलता है। अबुल फजल की हत्या 1602 ईस्वी में विल्सन बुंदेला ने कर दी थी, इसलिए वो आगे नहीं लिख सके। यानी तीसरे भाग को ये आईन अकबरी के नाम से जाना जाता है। आइन मतलब कानून, आइन ए अकबरी मतलब अकबर के समय का कानून। आईन अकबरी तीसरा खंड है अकबरनामा की। ये 2 अलग अलग नहीं है, एक ही किताब अकबरनामा है, उसका तीसरा खंड आईन अकबरी के नाम से जाना जाता है। यह फारसी में लिखा गया। अबुल फजल ने अकबर के बारे में विस्तृत उल्लेख, यानी एक तरह से कह लीजिए मुंतखाब तवारीख का लेखक खुले तौर पर घर में बैठकर इतिहास लिख रहा है। समाज को देखते हुए, अकबर की नीतियों को देख और समझकर। अकबरनामा का लेखक अबुल फजल अकबर के दरबार में संरक्षण प्राप्त था इन्हें। पहले तो बदायूनी को मिला था, लेकिन बदायूनी को बाद में बदायूनी ने अकबर से क्या बात से नाराज़गी हो गई तो अकबर से वो दूर चला गया। संभवतः यही कारण रहा होगा अबुल फजल को अकबर ज़्यादा वरीयता देता था, तो इसीलिए मुंतखाबुल तवारीख का लेखक बदायूनी उससे खफा होकर दरबार से चला गया। और भी कई कारण बताए जाते हैं। इन दोनों जो शिक्षक थे बदायूनी के और अबुल फजल के, तो वो शेख मुबारक थे, अबुल फजल के पिता। बदायूनी बड़े थे अबुल फजल से, वो अधिक विद्वान अपने आप को मानते थे। तो मुंतखाब तवारीख को जहाँ अकबर का आलोचनात्मक यानी आम इतिहास कहा जाता है, वहीं अकबरनामा को दरबारी इतिहास कहा जाता है। इसमें अकबर की आलोचना नहीं की गई है कहीं। दोनों किताबों को मिलाकर जब पढ़ा जाए तो अकबर के समय का इतिहास स्पष्ट रूप से हमें प्राप्त होता है। अगला ग्रंथ तुज़ुक-ए जहांगीरी है, जिसका लेखक जहांगीर को बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप समग्र रूप से इसका लेखक जहांगीर को माना जाता है। फारसी भाषा में लिखा गया है। तो एक बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, ये जहांगीर की आत्मकथा मानी जाती है। लेकिन याद रखिए जहांगीर ने इसमें अपने शासनकाल के 16वें वर्ष तक का उल्लेख इसमें किया है। उसके बाद के 19 साल का इतिहास इसको लिखा है मोतमिद खां ने लिखा है। और अंतिम रूप से तुज़ुक-ए जहांगीरी को अंतिम रूप से पूरा जो इसने किया उसका नाम है मोहम्मद हादी ने अंतिम रूप से यह ग्रंथ पूरा किया। इस ग्रंथ में जहांगीर के समय के उतार चढ़ाव, शासनकाल के कानूनों का उल्लेख और जो जहांगीर ने नियम कानून लागू किए सबका उल्लेख मिलता है। ये भी किताब किस भाषा में है? फारसी भाषा में। बाबर की बाबरनामा तुर्की भाषा में है। अब अगला ग्रंथ देखते हैं, इकबालनामा-ए जहांगीरी ग्रंथ है।
और ये जहांगीर के शासनकाल के 19वें वर्ष के बाद की जानकारी प्रदान करता है, जिसको लिखा था किसने? मोतमिद खां ने। मैंने बताया था अभी, मोतमिद खां ने ये लिखा है। और इसके बाद है, इनका पूरा नाम मोतमिद खां बख्शी भी कहा जाता है, मोतमिद खां बख्शी। अगला ग्रंथ है पादशाहनामा। पादशाहनामा शाहजहां के शासनकाल के प्रारंभिक 10 वर्ष का उल्लेख इसमें मिलता है। इस शाहजहां के समय के जो प्रथम इतिहासकार थे मोहम्मद अमीन कज़वीनी। तो मोहम्मद अमीन कज़वीनी हैं। इन्होंने 8वें वर्ष से प्रारंभ करके शाहजहां के काल से 20वें वर्ष तक का इतिहास इसमें लिखा है। इसके बाद है अमले सालेह, इसको लिखा मोहम्मद सालेह। तो तंबू ने बादशाहनामा नाम से आपको टाइटल मिलेगा, ये बादशाहनामा नाम से 3 टाइटल आपको मिलेगा। और 3 लोगों ने बादशाहनामा को अपना टाइटल बनाया, यानी अपनी पुस्तक का टाइटल। एक तो बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी की है, एक बादशाहनामा जिसको लेखक बताया अभी कज़वीनी बताया जाता है, और एक बादशाहनामा इसी नाम से मोहम्मद वारिस हैं, मोहम्मद वारिस। तो अब एक एक जो शाहजहां के समय के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, इसमें बादशाह में अब्दुल हमीद लाहौरी जो हैं, ये लाहौर के रहने वाले, इसलिए नाम लाहौरी पड़ गया। शाहजहां के काल के जो 20 वर्ष का इतिहास इन्होंने लिखा है, ये शाहजहां के काल में सामाजिक आर्थिक दशा के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, साथ ही साथ राजनीतिक दशा के लिए, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक दशा के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कितने पैसे लगे ताजमहल बनने में, इन्होंने ही लिखा है, अब्दुल हमीद लाहौरी ने। शाहजहां के काल के 21वें वर्ष से आरंभ करके 30वें वर्ष तक का इतिहास लिखा किसने? मोहम्मद वारिस ने, जिनकी भी किताब का नाम है, एक ही किताब है, 3 लोगों ने लिखा है, मोहम्मद वारिस ने। तो तीनों लोगों को अलग अलग नाम दे दिया, बादशाहनामा ही अपने टाइटल रखा, तो 30वें वर्ष में ख़त्म किया है इसको। इसके अतिरिक्त तो आप देखेंगे अमले सालेह एक ग्रंथ हैं, जिसको मोहम्मद सालेह कम्बू ने लिखा है, मोहम्मद सालेह कम्बू नाम इनका मिलता है, मोहम्मद सालेह ने लिखा है। शाहजहां के काल का अंतिम जो वर्ष का अंतिम समय का इतिहास है, अंतिम 2 वर्षों का इतिहास है, उसके लिए यह ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, यानी अमले सालेह, मोहम्मद सालेह द्वारा लिखा गया ग्रंथ, जिसका नाम है अमले सालेह। और इसके बाद का ग्रंथ आपको देखेंगे तारीख़ शाहजहानी है। शाहजहां के कालीन जो शासन के हालात थे, अफसरों के संबंध थे, जो अफसर किस प्रकार से अफसर आपस में संबंध, उनके रवैये क्या थे, कैसे वो अपने क्षेत्र में रहते थे, और जो शासन करता था शाहजहां के शासन में क्या क्या विशेषताएं थी, सारी चीज़ों का उल्लेख तारीख़ शाहजहानी में आपको मिलता है। खासकर अफसरों की जानकारी, यानी जो अफसर थे, जो ऑफिसर्स थे, उनके बारे में यह किताब बहुत महत्वपूर्ण है, जो उपलब्ध कराती है शाहजहां के समय का
इसका लेखक जो है वो सादिक खां है। अगला ग्रंथ चहार चमन, यह शाहजहाँ की शासन प्रणाली के लिए बहुत उत्तम ग्रंथ है। शाहजहाँ की शासन व्यवस्था, शाहजहाँ की शासन प्रणाली कैसी थी इसके बारे में, और साथ ही साथ उसकी कार्य प्रणाली क्या थी, यह ग्रंथ बहुत प्रमाणिक ग्रंथ है। और इसको लिखा है चंद्रभान ने इसको लिखा है। इसके बाद है शाहजहाँनामा। शाहजहाँनामा और आलमगीरनामा, ये दोनों ही कृतियाँ आपको मिलेगा कि औरंगज़ेब के शासनकाल के प्रथम 10 वर्ष बताने वाली मात्र कृतियाँ हैं। यानी शाहजहाँनामा और आलमगीरनामा यही 2 कृतियाँ हैं जो औरंगज़ेब के शासन के प्रथम 10 वर्ष यानी शुरुआती 10 वर्षों का उल्लेख करते हैं। शाहजहाँनामा का जो लेखक है, शाहजहाँनामा लिखा इनायत खां ने। कौन लिखा? इनायत खां शाहजहाँनामा। और आलमगीरनामा लिखा कौन? काजिम शिराजी, ये आलमगीरनामा लिखा। इन दोनों कृतियों में खासकर शाहजहाँनामा और आलमगीरनामा में मूल्य में वृद्धि, कीमतें बढ़ने और जो खेती की खस्ता हाल थी, उस समय खेती नष्ट हो रही थी। शाहजहाँ के समय आप देखेंगे दक्कन और गुजरात के क्षेत्रों में भयंकर अकाल आया था। पीटर मुंडी इस बात का उल्लेख करता है, जो कि विदेशी इतिहासकार हैं। तो शाहजहाँ की समय जो आर्थिक खेती की हालत बिगड़ी अकाल या और अन्य कारणों से, और लोगों महंगाई, जब भी अकाल पड़ा महंगाई बढ़ जाती थी। तो इस प्रकार का ये विवरण उपलब्ध कराता है, जानकारी उपलब्ध कराता है शाहजहाँनामा और आलमगीरनामा। और एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है, आप लोग ध्यान दीजिए। काजिम सिराजी यानी आलमगीरनामा का लेखक जो है, औरंगज़ेब ने इसे शुरू में संरक्षण दिया। ये सरकारी, एक तरह से कह लीजिए सरकारी इतिहास है। औरंगज़ेब का सरकारी इतिहास कौन सा ग्रंथ उपलब्ध कराता है? आलमगीरनामा। जैसे एसएन सेन ने 1857 लिखा। एसएन सेन ने 1857 लिखा, 1857 का ये सरकारी इतिहास है। उसी प्रकार से आलमगीरनामा औरंगज़ेब का सरकारी इतिहास है। या काजिम सिराजी औरंगज़ेब की जो औरंगज़ेब ने जो आदेश दिया था लिखने के लिए शुरू में, तो उसने लिखा था। एक प्रकार का ये सरकारी इतिहास की श्रेणी में आता है। और आगे देखते हैं वाक़यात आलमगीरी। इसको किसने लिखा? आकिल खां ने इसको लिखा। यह औरंगज़ेब के राज्यारोहण यानी उत्तराधिकार के युद्ध जो हुआ उस समय 1658 में, जब औरंगज़ेब अपने भाइयों को पराजित करके मुग़ल गद्दी पर बैठता है, तो ये उत्तराधिकार की लड़ाइयों का, उत्तराधिकार के युद्ध का विस्तृत उल्लेख आकिल खां ने किया है। उत्तराधिकार का इतना विस्तृत उल्लेख अन्य जगह नहीं मिलता जितना कि वाक़यात आलमगीरी में मिलता है। अगला ग्रंथ है खुलासतुत तवारीख़। खासकर इसको औरंगज़ेब के समय जो आर्थिक स्थिति थी और राज्यों की भौगोलिक जो सीमाएं थीं और जो व्यापारिक मार्ग थे, इस पर यह पुस्तक बहुत अच्छा प्रकाश डालती है। औरंगज़ेब के समय का ये एक आर्थिक इतिहास, इसको मान लीजिए कि ये खुलासतुत तवारीख़ आर्थिक इतिहास का वर्णन करता है। इसका लेखक जो है वो है सुजान राय भंडारी इसके लेखक हैं। और इसके बाद है अगला ग्रंथ मुंतखब उल लुबाब। इसको लिखा काफ़ी खां ने।
खाफी खाने। आप याद रखिएगा खाफी खां जो किताब है इनका मुंतखबुल लुबाब है, जो बदायूनी की पुस्तक है मुंतखब उत-तवारीख है। मुंतखबुल लुबाब जो खाफी खान ने लिखा औरंगज़ेब के शासनकाल का इसमें आलोचनात्मक विवरण है। औरंगज़ेब के समय का आलोचनात्मक विवरण खाफी खां प्रस्तुत करता है। खाफी खां का इतिहास प्रमाणिक माना जाता है। इसके अलावा खाफी खां ने इतना आलोचना किया कि कहा कि मुग़ल राज, उसका एक कोटेशन याद आ रहा है मुझे, मुग़ल राजस्व व्यवस्था में काम करने से अच्छा है आदमी सूअर और कुत्ते चराए। मतलब ये कहने का है कि इतना बेईमानी बढ़ चुकी थी मुग़ल राजस्व व्यवस्था में, इससे बढ़िया है कि सूअर और कुत्ते दोनों इस्लाम में हराम हैं, जिनको इसलिए और उससे बेहतर माना उनको चराना। मतलब एक ही लाइन में आप देखिए खाफी खां ने राजस्व विभाग की पोल पट्टी खोलकर रख दी। इसके बाद जो अगला ग्रंथ है फुतूहात-ए-आलमगीरी है। फुतूहात-ए-आलमगीरी, इसका लेखक औरंगज़ेब का जो 34 वर्षों के शासनकाल पर प्रकाश डाला है, जिसका नाम है ईश्वर दास नागर। और इसके बाद देख लिए नुस्ख़ा-ए-दुलकुशा है। औरंगज़ेब की शासनकाल के जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक दशा है उसके बारे में यह ग्रंथ जानकारी उपलब्ध कराता है। नुस्ख़ा-ए-दुलकुशा का लेखक भीमसेन कायस्थ है। भीमसेन कायस्थ इन्होंने यह लिखा। इसके बाद है अगला ग्रंथ मासिर-ए-आलमगीरी। मासिर-ए-आलमगीरी का लेखक साक़ी मुस्तैद खां। साक़ी मुस्तैद खां मासिर-ए-आलमगीरी के लेखक हैं और ये औरंगज़ेब के शासनकाल के 11वें वर्ष से लेकर 20वें वर्ष तक का इतिहास 11वें वर्ष से लेकर 20वें वर्ष तक का इतिहास इन्होंने लिखा है, स्थिति पर प्रकाश डाला है। यहाँ पे एक बात लिखिएगा, ध्यान में रखिएगा, एक इतिहासकार हैं सर जदुनाथ सरकार। जदुनाथ सरकार, इन्होंने मासिर-ए-आलमगीरी को क्या कहा है? मुग़ल राज्य का गज़ेटियर, मुग़ल राज्य का गज़ेटियर हर डिस्ट्रिक्ट का अंग्रेज़ निकालते थे और भारत का एक अलग निकालते, जैसे भी होता, जैसे इलाहाबाद गज़ेटियर है, प्रतापगढ़ गज़ेटियर है, उसी तरह इसे मुग़ल राज्य का गज़ेटियर माना है किसने? जदुनाथ सरकार ने। जदुनाथ सरकार बेसिकली औरंगज़ेब पर विशेषकर उन्होंने काम किया। हिस्ट्री ऑफ औरंगज़ेब लिखा और तमाम ग्रंथ लिखा। तो इसमें औरंगज़ेब की जो छवि है उन्होंने जदुनाथ सरकार के ग्रंथों से ही क्रिएट हुई है। और जदुनाथ सरकार बेसिकली ये हिस्ट्री के प्रोफेसर नहीं थे, ये इंग्लिश के प्रोफेसर थे, लेकिन इन्होंने बड़ा काम किया इसमें इतिहास पर। चूँकि इनका काम हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो आदमी स्वतंत्र विचार है, किसी की आलोचना करे, किसी की प्रशंसा करे, तो आलोचनात्मक और प्रशंसनात्मक दोनों दृष्टियों से रखकर, दोनों दृष्टियों से किसी शासक का मूल्यांकन होना चाहिए। जैसे बदायूनी ने अकबर की आलोचना की, तमाम नीतियों की, वहीं अकबर के
अधिकांश नीतियों की आलोचना किया है। धार्मिक नीति जो उदार नीति थी, अबुल फजल उसकी पैरवी करते हुए दिखाई पड़ते हैं, उसके समर्थन में दिखाई पड़ते हैं। और देखेंगे अगला ग्रंथ फतवा ए आलमगीरी। औरंगज़ेब ने इसे एक मुस्लिम कानून का एक फतवा तैयार करवाया था, एक विस्तृत प्रमाणिक सार है ये फतवा का। औरंगज़ेब के आदेश पर इसे तमाम धर्माचार्यों ने लिखा मिलकर फतवा। आप सुने होंगे कि फ़ला मौलवी ने फ़ला के नाम फतवा जारी कर दिया। फतवा उसी समय जारी होता है जब शरीयत के विरुद्ध कार्य होता है। शरीयत के विरुद्ध कार्य होता है। शरीयत क्या है तो किसी और लेक्चर में इसको बताऊंगा। एक तरह से मोटे तौर पर इसको समझिए, इस्लामी कानून कह लीजिए। तो औरंगज़ेब के आदेश पर यह किताब तैयार कराई गई थी, फतवा ए आलमगीरी। अगला ग्रंथ देखते हैं, मजमा उल बहरैन। इसका मतलब होता है दो महासागरों का मिलन। दाराशिकों ने इस ग्रंथ की रचना की और हिंदू और इस्लाम धर्म की एक लक्ष्य, दो मार्ग बताया एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। और यह ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है। हिंदू मुस्लिम एकता यानी सौहार्द पर यह भारतीय गंगा जमुनी तहजीब की अच्छी मिसाल प्रस्तुत करता है। यह ग्रंथ मजमुल बहरैन जो कि औरंगज़ेब के भाई दारा शिकोह ने यानी शाहजहाँ के बड़े पुत्र ने इसको लिखा था। इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये वो कच्चे माल हैं जिन पर इतिहास टिका हुआ है। जो बाद के इतिहासकार हैं सब ने इसको विस्तृत पैमाने पर इन्हीं स्रोतों का उपयोग करके लिखा है। तो इन किताबों से आप परिचित हो, इसलिए मैं ज़्यादा किताबों पर फोकस कर रहा हूँ। और एग्ज़ाम में भी इस तरह का प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। और जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन में जाएंगे और जैसे बीए का स्तर पर या सिविल सर्विसेज में, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत क्रिएट हो रहे हैं यूजीसी वगैरह में। तो आपके ये ग्रंथ आपको याद करना है, एक एक लिखकर उसके नाम लिखकर उसके बारे में लिखने का प्रयास करना है। और इसके अतिरिक्त आपको यूट्यूब पर सर्च करके या नेट से तमाम ग्रंथ हैं, सर्च करके इसको आप पढ़ भी सकते हैं और इसके बारे में जानकारी और एकत्रित कर सकते हैं। वीडियो और बेहतर कैसे हो सकता है और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और बताइए कि कैसे और अच्छा बन सकता है। इसके अतिरिक्त पसंद आया तो लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।